नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज की और उसकी पड़ताल करेंगे एकदम शार्पली। गौर से सुनिएगा, मेरी गुजारिश है। और हां, वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। भले आपकी विचारधारा कुछ भी हो और पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन या फिर अगर निष्पक्ष है तो भी आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल बिल्कुल सीधा और तीखा है दोस्तों, एकदम शार्प। इसे आप किसकी हार कहेंगे? इसे यानी किसे? आप समझ गए होंगे। देश में सबसे बड़ी घटना आज घटी है, पॉलिटिकल। इस हार को आप क्या कहेंगे? क्या ये बिहार के बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की हार है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रशासनिक नाकामियों की शर्मनाक मुहर है क्या? बिहार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की शुरुआत है क्या? या फिर बीजेपी के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की व्यक्तिगत साख पर जोरदार थप्पड़ है, जिनकी अपनी गृह सीट से पार्टी बेदखल हो गई 3 दशक बाद। 3 दशक तक अजेय थी यह सीट। लालू राबड़ी युग में भी उसको कोई नहीं हिला सका था, लेकिन आज वो किला ढह गया। या फिर यह हार क्या है? या फिर यह हार उस सबसे बड़े चेहरे की करारी शिकस्त है, जिनके नाम को हर चुनाव में जीत की 100% गारंटी बताकर पेश किया जाता है। समझ गए होंगे आप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ा चेहरा। मोदी के चेहरे को जीत का अंतिम तुरूप का पत्ता मानने वाले बीजेपी रणनीतिकारों के लिए इतिहास में शायद इससे ज्यादा शर्मनाक और जलील करने वाली हार कोई दूसरी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। राज्य और केंद्र की महाबली सत्ता के बनाए जिस राजनीतिक चक्रव्यूह में प्रशांत किशोर को घेरने की कोशिश की गई थी, पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उसी चक्रव्यूह के 7वें और सबसे मजबूत व्यूह, कौन सा व्यूह? सबसे मजबूत व्यूह यानी ब्रांड मोदी और सवर्ण वोट बैंक के घमंड को एक झटके में तोड़कर हवा में उड़ा दिया, जिसके ऊपर बीजेपी जो है ये मानती थी, दावा करती थी, खुले तौर पर नहीं भी तो अंदर अंदर, कि कोर वोटर जो है उसका, सवर्ण वोट वो उसका है। लेकिन आज वो भ्रम टूट गया। पटना के एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर से आई यह खबर सत्ता के उस अहंकार पर सीधा प्रहार है दोस्तों, जो बांकीपुर को अपना अभेद्य किला मानकर इतरा रही थी। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के मुखिया संस्थापक प्रशांत किशोर ने करीब करीब 19,324 वोटों से भारी अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को धूल चटाई है, धूल। प्रशांत किशोर ने चुनाव में 5 किलो मुफ्त अनाज के सरकारी झांसे को नकारते हुए बिहार के 1 करोड़ से अधिक युवाओं के दर्दनाक पलायन और 10 से 15 हजार की दिहाड़ी मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में दर दर भटकने का मुद्दा सीधे सीधे उठाया। आपने देखा होगा चुनाव से पहले उनकी जनसभाओं में, उनके बयानों में उन्होंने जाति धर्म के घिसे पीटे खांचों से बाहर निकलकर पटना के दिल में चरमराती शिक्षा व्यवस्था, सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार जो आरोप लगते रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की मनमानी पर जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, उस पर सीधा वार किया चुनावी सभाओं में और लोगों से मिलते हुए अपने बयानों में। जनसुराज ने बांकीपुर के प्रबुद्ध मतदाताओं के सामने बिहार के बच्चों के रोजगार और क्वालिटी वाली शिक्षा और साफ चाल चरित्र वाली राजनीति का सॉलिड एजेंडा रखा था, जिसने जनता को एक ईमानदार तीसरा विकल्प, थर्ड ऑप्शन दे दिया। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, जिस तरीके से मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो खबरें प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, उस आधार पर मैं बोल सकता हूं, हो सकता है कि यह आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी। जो आंकड़े आए खबरों में, उसके मुताबिक जनसुराज के प्रशांत किशोर को कुल मिलाकर 64,151 वोट मिले, यानी 49.23% वोट मिले कुल वोट के। जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट यानी कि 34.40% वोट ही हासिल हो सके।
और तीसरे नंबर पर कौन था? तीसरे नंबर पर रही आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी। उनको सिर्फ 14,273 वोट यानी कि 10.95% वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई, ऐसी खबरें आई है। दोस्तों, बांकीपुर सीट पर पड़े कुल 1,30,313 वोट, जिसमें से प्रशांत किशोर का वोट शेयर बीजेपी और आरजेडी दोनों के कुल वोटों से भी, सोच लीजिए, 5,051 वोट ज्यादा है। तो किसका पलड़ा जबरदस्त मजबूत रहा, कौन बुलडोजर की तरह सामने आया, आप साफ समझ सकते हैं। बीजेपी धराशायी, आरजेडी का जो कैंडिडेट है वो भी साफ। बीजेपी के खेमे में जो जीत के जश्न की तैयारियां और मिठाइयों के इंतजाम थे, सुबह सुबह दनादन लड्डू बनाए जा रहे थे। वीडियो आप देख रहे होंगे। इतना ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि वो ही जीतेंगे, लेकिन ढुस, सारा गुड़ गोबर हो गया। वो चुनावी नतीजों के साथ ही धरे के धरे रह गए सारी तैयारियां। पूरे दफ्तर में मातम जैसा सन्नाटा पसर गया, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, बीते करीब 3 दशकों से, 30 साल से भी ज्यादा से, जहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी थी, चाहे वो लालू राबड़ी युग हो, कभी नहीं, वहां प्रशांत किशोर ने जायंट किलर बनकर बीजेपी के अजेय होने के भ्रम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। इस हार ने, जी हां, इस हार ने, बांकीपुर की हार ने दिल्ली से लेकर पटना तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक को दिन में तारे दिखा दिए होंगे। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सवाल सीधा और चुभने वाला यह भी है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की पहली चेतावनी है? क्योंकि अगले साल 2027 में कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है। खबर की गहराई में अगर जाकर हम देखेंगे, बांकीपुर का पूरा वोट गणित समझना होगा। 30 जुलाई को जिस तरीके से मेरे ऑनलाइन रिसर्च में बातें सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है कुछ इधर उधर भी हो। दोस्तों, बांकीपुर सीट पर मतदान हुआ 30 जुलाई को, और जहां वोटिंग का प्रतिशत जो है, परसेंटेज, सिर्फ बहुत कम था। ये वोटिंग 34.3% दर्ज किया गया था। बीजेपी के स्थानीय रणनीतिकार मानकर चल रहे थे कि कम मतदान का सीधा फायदा उनके कैप्टिव यानी कि पारंपरिक सवर्ण वोट, वैश्य वोट बैंक से मिलेगा और उनकी जीत पक्की है। लेकिन 3 अगस्त 2026 सोमवार का दिन, सावन का पहला सोमवार, इस सुबह जब ईवीएम की पेटियां खुली तो पहले ही राउंड से प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनानी शुरू की, वो 32वें राउंड की गिनती पूरे होने तक 19,324 वोटों के बहुत विशाल, एकदम बुलडोजर अंतर में तब्दील हो गई। दोस्तों, याद कीजिए, ये वही बांकीपुर सीट है जिसे 2010 के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से पहले पटना पश्चिम का सीट कहा जाता था। पटना पश्चिम, और जहां 1995 से लेकर अब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सका था। नितिन नबीन के पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उनसे लेकर खुद नितिन नबीन यहां से लगातार 5 बार विधायक चुने गए, और नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने इसी सीट पर 63% कुल वोट के 63% से ज्यादा वोट पाकर 50,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने अपने युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा और यह मानकर चला कि यह सीट तो उनकी पक्की जागीर है। पर जनता ने सत्ता के इस ओवर कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया। आखिर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के इस किले को कैसे ढहा दिया, जो बीजेपी का अभेद्य किला था? सभी चौंके होंगे। लेकिन जो राजनीति को समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार के प्रबुद्ध वर्ग युवा को समझते हैं, और जो हां मुद्दे हैं उसको देखते हुए जिस तरीके से चुनावी जनसभाओं में और लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि अब की बार जो शेर बनता है
वो बकरी बनता दिखाई देगा। बहरहाल द हिंदू की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे बड़े अखबारों की पड़ताल बताती है दोस्तों, जब बाकी दल चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर 2 महीने पहले से ही बांकीपुर के बूथ बूथ पर पसीना बहा रहे थे। उन्होंने कोई हवाई बयानबाजी नहीं की। उन्होंने जमीनी लेवल पर 3 ऐसे बुनियादी मुद्दों को छेड़ दिया जिसने बीजेपी के कैप्टिव वोट बैंक, यानी कि जो उनका पक्का वोट बैंक माना जाता था, उसकी नींव हिला दी। पहला मुद्दा था बेरोजगारी और युवाओं का असंतोष। पटना का पढ़ा लिखा युवा जो डिग्रियां हाथ में लेकर दर दर भटक रहा है, उसे प्रशांत किशोर ने खोखले नारों के बजाय रोजगार की सॉलिड और कॉन्क्रीट पॉलिसी समझाई कि क्या करने से कैसा हो सकता है। और दूसरा मुद्दा शहरी बदहाली और शिक्षा व्यवस्था का पतन। पटना के दिल में जो कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं और नगर निगम की बदहाली, इन सब पर उन्होंने सीधे स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, सवालों में लाकर खड़ा कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, कायस्थ, वैश्य, भूमिहार और शहरी सवर्ण मध्यम वर्ग का वो वोट बैंक जो पिछले 3 दशकों से आंख बंद करके बीजेपी के खाते में वोट डालता था, प्रशांत किशोर ने उसमें सीधे सेंध लगा दी। प्रणाम। अब परिणाम यह हुआ, सबके सामने है। जन स्वराज पार्टी को अकेले 49.23% वोट मिले, जिसने आरजेडी और बीजेपी दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। अब आइए उस मुद्दे पर जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक बारूद बिछा दिया है। भोजपुर का बहुचर्चित भरत तिवारी कथित हत्याकांड। पुलिस एनकाउंटर में जो हत्या हुई है, पुलिस के तरफ से चली गोली में, जानबूझकर चलाई गई गोली में जो आरोप लग रहे हैं, भरत तिवारी हत्याकांड, कथित हत्याकांड। पुलिस एनकाउंटर और प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर हुई भरत तिवारी की हत्या के बाद जब प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे दोस्तों, तो प्रशांत किशोर ने इसे एक स्थानीय मुद्दा रहने देने के बजाय सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन, राजनीतिक हथियार बना दिया। सबके दिलों को चीर गया यह मामला। सबने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से अपनी गन को उसने फेंक दिया और सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने। वीडियोज हैं इसके, लाइव वीडियोज। उसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। तो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की अपनी हर रैली में, हर नुक्कड़ सभा में छाती ठोक कर कहा था कि बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक वोट का, एक सीट का चुनाव नहीं है। यह भरत तिवारी हत्याकांड और सम्राट चौधरी की सरकार की कार्यशैली पर, वर्किंग जो पॉलिसीज है उस पर जनता का सीधा जनमत संग्रह है यह चुनाव बांकीपुर। और आज जब नतीजा सबके सामने है दोस्तों, तो फैसला साफ हो चुका है। बांकीपुर की जनता ने सम्राट चौधरी के सुशासन के दावों पर अविश्वास की ऐसी सॉलिड मुहर लगा दी है कि अब पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी कुर्सी डगमगाने लगी होगी, यह कहा जा रहा है। और कई बड़े नेता बीजेपी के, कई बड़े नेता जिसमें शीर्ष नेता भी हैं, अब वो ये सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा। नीतीश कुमार के बिहार से हटने के बाद जब सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी गई, तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा था कि वो नया समीकरण गढ़ लेंगे। लेकिन अपनी पहले ही सबसे बड़ी परीक्षा में, बांकीपुर उपचुनाव में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने गृह के गढ़ में, किले में, अभेद्य किले में सरकार को जो करारी शिकस्त मिली है, उससे यह साफ हो गया दोस्तों कि सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल कार्ड पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। यहां पर तुरुप का पत्ता, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गारंटी वाला 100% गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन खत्म हो गया। वो तिलिस्म नहीं चला यहां पर। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या दिल्ली का हाईकमान अब सम्राट चौधरी को बलि का बकरा बनाने जा रहा है इस हार को लेकर? बहुत गंभीर सवाल है, गौर से सोचिएगा। जब आपकी अपनी नाक के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह क्षेत्र छिन जाए, अभेद्य किला जो है करीब करीब 3 दशकों से ज्यादा से वो छिन जाए,
तो उस मुख्यमंत्री के पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार कितना बचता है? अब यह सवाल पैदा होंगे। हो सकता है ना ये। और बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है दोस्तों। अब जरा उस राष्ट्रीय भूचाल को समझिए जो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यूजीसी के तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर जो जारी किए गए नए नियम हैं, जिस तरह जातिगत भेदभाव की परिभाषा को केवल एससी एसटी और ओबीसी तक सीमित रखा गया है और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों को रोकने या फिर दंड देने के प्रावधान को ही गायब कर दिया गया कि अगर कोई झूठा केस कर दे तो उसमें सजा होगी, जिसने झूठ केस दर्ज किया है उस प्रावधान को गायब कर दिया गया, यह कहा जा रहा है। और इस मामले से इसने पूरे देश के सवर्ण और छात्र समुदाय के बीच, खासकर पेरेंट्स तो नाराज हैं ही, भारी असंतोष और गुस्से की ज्वाला भड़का दी है दोस्तों। आपके पास चर्चा हो रही होगी, हो सकता है आप भी चर्चा कर रहे होंगे। और जिस तरीके से खबरें आ रही है दोस्तों, उस आधार पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से लेकर देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कई छात्र सड़कों पर उतर आने की प्लानिंग में है या फिर उतर चुके हैं। और इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी के इन 2026 के नए नियमों पर तुरंत रोक यानी कि स्टे लगाना पड़ा। करणी सेना और सवर्ण सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर खुली तलवारें खींच ली, यानी कि मुकाबला करने। नंगी तलवारें, फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, यह मुहावरा है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अपने ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी भी दे दी है कि यह नियम, बीजेपी के जो है नेता वो चिट्ठी लिख रहे हैं, ये चेतावनी दी है कि ये नियम समाज में जातिगत दरार को गहरा कर रहे हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों के भीतर असुरक्षा, इंसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। और सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी की। बताइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सफाई देने के लिए सामने वो आए थे कि भाई नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। और तीर से जब कमान छूट जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। आप जानते हैं, बांकीपुर जैसे विशुद्ध, एकदम प्योर सवर्ण और शहरी सीट पर यूजीसी के इस विवादित नियम और भरत तिवारी कथित हत्याकांड का दोहरा गुस्सा बीजेपी पर ऐसा टूटा दोस्तों, ऐसा टूटा कि उनका सबसे वफादार सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के पाले में खड़ा हो गया। ये कह सकते हैं या नहीं, सोच लीजिए आप। और यहीं से शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी सिरदर्दी और मुसीबत का दौर। कैसे? उत्तर प्रदेश की राजनीति का ताना बाना ठीक इसी संवेदनशील मोड़ पर टिका हुआ है, जहां एक तरफ सवर्णों का यूजीसी गाइडलाइंस और जातिगत उपेक्षा को लेकर भड़का असंतोष है, तो दूसरी तरफ युवाओं में बेरोजगारी और प्रशासनिक मनमानी का जो है भारी आक्रोश है। बुलडोजर नीति के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में यह साबित कर दिया है दोस्तों कि अगर कोई तीसरा गैर पारंपरिक विकल्प जमीनी मुद्दों को लेकर उतरता है लोगों के सामने, जनता के बीच में, तो सत्ताधारी पार्टी के अजेय होने के दंभ को चुटकी में ध्वस्त किया जा सकता है। यह उन्होंने करके दिखा दिया है। सोचिए, गंभीरता से सोचिए, अगर यूजीसी मामले से उपजा यह सवर्ण असंतोष और करणी सेना का विद्रोह बांकीपुर की हार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर गया चुनाव से पहले, तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बीजेपी के मजबूत शहरी किलों का हश्र क्या होगा। अगर पटना का पढ़ा लिखा और संभ्रांत सवर्ण वोटर जो है बीजेपी के पारंपरिक सिंबल का मोह त्याग कर तीसरे विकल्प को चुन सकता है, जनसुराज पार्टी के, तो उत्तर प्रदेश का मतदाता जो है 2027 में वहां के वोटर्स बीजेपी पर मेहरबान रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। और दोस्तों, आइए सीधे उन चुभते सवालों पर वार करते हैं जो आज दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक सत्ता के गलियारों में सन्नाटा चीर रहे हैं।
सवाल नंबर 1, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन साहब, जब आप अपनी पिता की विरासत और अपनी गृह सीट बांकीपुर नहीं बचा पाए तो किस मुंह से पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराने का आप दावा करेंगे? और सवाल नंबर 2, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के सर्वमान्य चाणक्य अमित शाह जी से है, लोग करेंगे, कर भी रहे होंगे, बांकीपुर में जो स्टार प्रचारकों की फौज आपने उतारी थी, क्या वह जनता के इस आक्रोश के आगे पूरी तरीके से नाकाम साबित नहीं हुई है? और सवाल नंबर 3, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व इसलिए कह रहा हूं, वजह आप जानते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यूजीसी के जिस विवादित जातिगत नियम को लेकर छात्रों में उबाल आया और सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा, याद कीजिए वो दिन, क्या उस तुगलकी नीति ने बीजेपी के सबसे वफादार वोट बैंक को हमेशा के लिए बागी नहीं बना दिया? यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है सवाल, यह पूरे बीजेपी से है, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे से है। और सवाल नंबर 4, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है, जिस भरत तिवारी हत्याकांड, कथित हत्याकांड और कानून व्यवस्था का ढिंडोरा आप पीट रहे थे, क्या बांकीपुर की जनता ने उस पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आपकी सरकार को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर दिया? और सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस ब्रांड मोदी और मोदी मैजिक के नाम पर बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव में वोट मांगती आई है, जीत का दावा करते आई है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 100% गारंटी है, क्या पटना के बांकीपुर से लेकर यूपी तक उठ रहा यह जन आक्रोश यह साबित नहीं कर रहा है कि अब जनता खोखले भाषणों और नैरेटिव से पूरी तरीके से ऊब चुकी है? सवाल में दम है या नहीं? बीजेपी को सपोर्ट करने वाले या फिर जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो, या फिर जो निष्पक्ष हैं वो, सभी गौर से सोचिएगा। और बांकीपुर का यह नतीजा कोई साधारण उपचुनाव का परिणाम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, साधारण बिल्कुल नहीं है। यह भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय और उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत है क्या? क्या यह आहट है उस शुरुआत की? सवाल है। प्रशांत किशोर की यह ऐतिहासिक जीत, हिस्टोरिक जीत, जायंट किलिंग विक्ट्री इस बात का जीवन प्रमाण है दोस्तों कि अब मुख्य धारा का विपक्ष निकम्मा साबित होता है तो जनता एक नए, शिक्षित और काम करने वाले तीसरे विकल्प को अपनाने में एक पल भी देरी नहीं करती। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आज चाहे जितने बहाने बना ले इस हार को लेकर, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि बांकीपुर में पार्टी की नाक कट चुकी है और यूजीसी विवाद ने आग में घी डालने का काम किया है, यह कहा जा सकता है। और अगर समय रहते दिल्ली, पटना और लखनऊ के हुक्मरानों ने जनता की इस खामोश क्रांति, करणी सेना के आक्रोश, यूजीसी विवाद और युवाओं की बेरोजगारी के अलार्म को नहीं सुना तो याद रखिएगा, आज बांकीपुर का किला ढहा है, कल लखनऊ और दिल्ली के तख्त भी डगमगाने से कोई नहीं बचा पाएगा। सवाल में दम है या नहीं है, इस कमेंट में दम है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, आपके राय का इंतजार होगा दोस्तों। अब एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।